हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सीपीएस स्मार्ट क्लासेस में। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया एंड जीवाणु, है ना। जैसा कि आप लोग देख रहे थे इससे पहले की जो क्लासेस थी इसमें हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, तो आपका कुछ बचा हुआ था जिसमें हम लोग सेकंड क्लास में भी बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग बात जो करने वाले हैं बैक्टीरिया और लाइकेन, इस क्लास में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है ये आपके लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका 1 से 2 नंबर लॉस हो जाए और आपका एग्जाम भी क्रैक ना हो पाए, तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। इसलिए अगर आप क्लास कंटिन्यू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको एक भी क्लासेस आपकी ना मिस हो, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक और अंत जरूर देखिएगा। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया। हमने बैक्टीरिया के बारे में पहले ही आप लोगों को बताया था कि बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है, एक ऐसा जीव है जो जितने भी ब्रह्मांड में जीव होते हैं सबसे ज्यादा, सबसे छोटा, ठीक है, मतलब कि इतना छोटा कि हम अपनी आंखों से इसे देख भी नहीं सकते, लेकिन और भी ऐसे जीव हैं जिन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आपने नाम सुना होगा वायरस का, है ना, वायरस का नाम सुना होगा। तो वायरस सबसे छोटा जीव होता है और इसके बाद जो होता है वो होता है बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग कहाँ पे थे, ज्यादा आपको जानकारी लेनी है तो फर्स्ट वीडियो को देखो। ठीक है, अच्छा, तो जैसा कि हम लोग क्या क्या चीजें हम लोग की छुट्टी हुई थी, हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, मतलब फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी के जनक कौन है। देखिए क्वेश्चन हमारा डिस्कवर से बहुत ज्यादा पूछता है। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी का अगर आपको पूछ रहा है तो आपको आंसर बताना है लीवेनहॉक। लीवेनहॉक है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि लुई पाश्चर। लुई पाश्चर जी थे जो फादर ऑफ माइक्रोलॉजी, मतलब माइक्रोलॉजी के पिता इन्हें कहा जाता है। ठीक है, एंड अगर हम थर्ड पॉइंट पे आए तो फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी मतलब कि आधुनिक बैक्टीरियोलॉजी, है ना, आधुनिक जनक कौन है, तो आप बताओगे रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच जो थे वो फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम कंसेप्ट के साथ तैयार करना है, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि भाई केंद्रा की खोज किसने की थी और कोशिका की खोज किसने की थी, है तो दोनों रॉबर्ट, है तो दोनों रॉबर्ट, एक रॉबर्ट ब्राउन है, एक रॉबर्ट हुक है। अब यहाँ पे भी एक रॉबर्ट आ गए, उनका नाम है रॉबर्ट कोच। तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट कोच है, कौन से है रॉबर्ट है। हाँ, तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सेल्स की खोज, कोशिका की खोज, ठीक है, और केंद्रक की खोज, और यहाँ पे मैंने आपको बताया बैक्टीरियोलॉजी की खोज। ठीक है, और भी कुछ है जो भी याद नहीं आ रहा है, जिसके वैज्ञानिक कौन है, रॉबर्ट कोच ही है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे रॉबर्ट कोच। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इसकी खोज किसने की थी, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। और यह हालैंड के रहने वाले थे। कौन, जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो हालैंड के रहने वाले थे। ये दांत की खुरचे पर, ठीक है, इन्होंने बैक्टीरिया को देखा था। ओके, अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया का नामकरण किसने किया था, भाई डिस्कवर तो किसी ने कर दिया, है ना, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने तो इसकी खोज तो कर दी, लेकिन इसका नामकरण किसने किया। जैसे कि भाई जरूरी नहीं होता कि अगर हमें पेरेंट्स, मतलब हमारे माता पिता हमें जन्म दिए तो नामकरण भी वही करें। नामकरण करने वाला कोई और भी हो जाता है, बुआ जी, दादी जी, चाची जी। उसी तरीके से यहाँ पे भी इसका नामकरण किसने किया था, एरेनबर्ग ने। कब किया था, 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में इन्होंने बैक्टीरिया शब्द, मतलब बैक्टीरिया इसको नाम दिया था। इन्होंने बताया था कि ये क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, बैक्टीरिया के भाग, मतलब बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वैसे बैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए बैक्टीरिया को हम लोग
उसके आकार और आकृति पर 4 भागों में से हम लोग डिवाइड किए हैं। ठीक है, 4 भागों में से हम लोग डिवाइड किए हैं। पहला आप देख रहे हो, ठीक है, पहला कौन सा है, तो पहला इसका दंडाणु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि पहला इसका है दंडाणु। ठीक है, दंडाणु। और दंडाणु जो होता है उसे हम लोग बेसिलाई के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। दंडाणु को हम लोग बेसिलाई के नाम से जानते हैं। और दंडाणु में कैसे जीव होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे जीव, कौन से जीव आते हैं, मतलब उनका नाम क्या है, तो दंडाणु जीव इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए, ठीक है, तो आप बता सकते हो, ठीक है, आप बता सकते हो कि उसका नाम है बेसिलस एंथ्रासिस। ठीक है, बेसिलस एंथ्रासिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, भाई क्या पूछा जाए कि दंडाणु की, जिसे हम लोग बेसिलाई के नाम से जानते हैं, उसका एग्जाम्पल, मतलब कौन से जीव हैं जो दंडाणु के आकार के होते हैं, तो आप बता सकते हो कि बेसिलस एंथ्रासिस। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा नंबर है गोलाणु। ठीक है, जो गोलाकार के होते हैं, जो गोलाकार के होते हैं या बिंदुकार के होते हैं, गोलाकार के होते हैं या बिंदुकार के होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोकोकाई, मतलब इसे कोकाई भी कोकाई के नाम से जाना जाता है। जो गोलाणु जीवाणु होते हैं उसे कोकाई के नाम से जाना जाता है। और इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो माइक्रोकोकाई। ठीक है, थर्ड नंबर अगर हम लोग बात करें तो थर्ड नंबर अगर बात किया जाए तो सर्पिलाणु। ठीक है, जो सर्पिलाणु के आकार का होता है। ठीक है, और इसको हम लोग स्प्रेयाई लहरदार, मतलब ये लहरदार होते हैं, ये जो जीवाणु होते हैं इनकी जो आकार आकृति होती है वो लहरदार होती है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेलाई कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल स्प्राइलम। ठीक है, इसको एग्जाम्पल की बात करें तो स्प्राइलम सर्शी रूप्रेम, ठीक है, के नाम से ये हम जाना जाता है। फोर्थ नंबर अगर हम बात करें कॉमा, ठीक है, जो इंग्लिश में आप लोग कॉमा लगाते हो, ठीक है, ये कॉमा के आकार के होते हैं, जिन्हें विब्रिया कॉमा के नाम से, मतलब विब्रिया कॉमा इसका एग्जाम्पल है। जो जीवाणु कॉमा के आकार के होते हैं उसे हम लोग विब्रिया कॉमा कहते हैं। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को बैक्टीरिया के बारे में और भी चीजें बता दिया है। ठीक है, बाकी जो भी चीजें आपकी छुटी हुई हैं वो आपको एमसीक्यूज के साथ करा दिया जाएगा। और अगर आप हमारे साथ लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं और साथ ही साथ आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा कराया जाए, इसके लिए आप जल्दी से सीपी स्मार्ट क्लासेस, ठीक है, सीपी स्मार्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए। और डाउनलोड करने के साथ साथ आप उसमें देखिए, आपको क्लासेस, बायो की लाइव क्लासेस मिल जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है उसमें कुछ, या आपको कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको ऐप का भी लिंक मिल जाएगा और उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, आप उसमें कॉल करके या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये हुआ आपका बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लाइकेन के बारे में कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये अगर आप लोगों ने शॉर्ट स्क्रीन लेना हो तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए इसका। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे लाइकेन के बारे में, है ना। बैक्टीरिया आपको कंप्लीट हो गया। अगर हम लाइकेन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लाइकेन जो आपका होता है वो कवक और शैवाल, हाँ, कवक और शैवाल का एक मिश्र होता है। ठीक है, मतलब ये कि कवक और शैवाल के ही निर्माण से लाइकेन का निर्माण होता है। मतलब कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। भाई जो आपका कवक होता है, ठीक है, कवक जो होता है, अगर हम बात करें कवक की, यहाँ पे दिख रहा है भाई, अगर हम बात करें कवक की तो ये आपका कवक है और ये आपका एक शैवाल है। अब ये कवक और शैवाल दोनों मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। अब इसमें कुछ कवक के कुछ होते हैं गुण, कुछ शैवाल के होते हैं। अब यहाँ पे देखना ये है कि इसमें से किस टाइप से हमारे क्वेश्चन बनते हैं कवक और शैवाल से, है ना। कैसे क्वेश्चन हमारे कवक और शैवाल से बनते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कि लाइकेन। ठीक है, अभी कवक शैवाल के बारे में नहीं बात करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे लाइकेन की, कि जो आपका लाइकेन है, ठीक है, जो लाइकेन है वो
ये तो बता दिया गया कि कवक और शैवाल के निर्माण से, मतलब इनके कवक और शैवाल के मिलने से ही हमें क्या प्राप्त हुआ, लाइकेन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए ये तो कंफर्म हो गया है ना। अब पॉइंट यहाँ पे ये बनता है, लाइकेन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइकेन को और हम किस नाम से जानते हैं, तो लाइकेन को सेक नाम से जाना जाता है और लाइकेन को मिश्र जीव कहा जाता है। मिश्र जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कवक और शैवाल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे मिश्र जीव कहते हैं। कभी कभी हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्र जीव किसे कहा जाता है या सहजीवता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो आप बता सकते हो लाइकेन या मिश्र जीव किसे कहते हैं, तो लाइकेन। ठीक है, और लाइकेन का दूसरा नाम शेल। ओके, कवक और शैवाल के निर्माण से आपको क्या प्राप्त हुआ, लाइकेन प्राप्त हुआ। ठीक है, और लाइकेन किसका मिश्र रूप है, तो कवक और शैवाल का। ठीक है, कवक के जो घटक होते हैं, ठीक है, इसमें कवक के कुछ घटक होते हैं, शैवाल के कुछ घटक होते हैं। किसमें, लाइकेन में कवक और शैवाल दोनों के कुछ घटक होते हैं। तो कवक के घटक को हम लोग माइक्रोब्लास्ट कहते हैं और शैवाल के घटक को फाइकोब्लास्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कवक के घटक को माइक्रोब्लास्ट कहा जाता है और शैवाल के घटक को फाइकोब्लास्ट कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बगल में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसे क्लिक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। भाई जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, तब हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी चीजें तो समझ में आ गई। ठीक है, कि शैवाल के घटक को फाइकोब्लास्ट और कवक के घटक को माइक्रोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। लाइकेन वनस्पति शरीर एक थैलस होता है। ठीक है, जो लाइकेन होता है वो एक थैलस के रूप में होता है। ध्यान दीजिएगा, किसके रूप में होता है, एक थैलस के रूप में होता है। लाइकेन का डायग्राम कुछ आप इस तरीके से देखोगे। ठीक है, तो ये थैलस के रूप में होता है और लाइकेन की टोटल जातियां, मतलब कि लाइकेन की बहुत सारी जातियां होती हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम इसकी जातियों की जो जनसंख्या है वो है 13,500। 13,500 इसकी जातियां हैं, या हम कह सकते हैं कि 13,500 जातियां इसकी खोजी जा चुकी हैं या खोजी गई हैं। ठीक है, या खोजी जा चुकी हैं या फिर खोजी गई हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी कह सकते हो। अब इसका हम बात करें कि इसका स्थान कहाँ पे है। स्थान मतलब ये कि ये रहते कहाँ पे हैं, तो वैसे तो लाइकेन जो होता है वो विश्वव्यापी होता है, मतलब लगभग सभी जगहों पे होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि पेड़ के तने पे, दीवारों पे, चट्टानों पे, मृदा पे, समुद्र के किनारों पे तथा पहाड़ के ऊंचे शिखर पर, रेगिस्तान के तपते शिलाखंड पर और साथ ही साथ उत्तरी ध्रुव पर भी रहते हैं। मतलब कि लगभग जगह पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइकेन जो होता है वो विश्वव्यापी होते हैं। ठीक है, तो लाइकेन को हम लोग सहजीव, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करे कि लाइकेन का सबसे अच्छा लाइकेन के, या आपसे कोई कह दे कि सहजीवता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो आप बता सकते हो कि सहजीवता का सबसे अच्छा उदाहरण की अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है वो है लाइकेन। क्यों? क्योंकि लाइकेन कवक और शैवाल के सहजीवता है। ठीक है, अब बात हमारी यहाँ पे ये आती है कि कवक और शैवाल से लाइकेन को, कवक को और शैवाल को क्या प्रॉफिट होता है। मतलब ये कि सहजीवता का मतलब तो यही होता है कि एक दूसरे के साथ देना, है ना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के लिए लाभदायक बनना, ना कि हानिकारक बनना। तो अगर लाभदायक है तो किस प्रकार लाभदायक है, हम थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले हम शैवाल के बारे में डिस्कशन करते हैं कि जो आपका शैवाल होता है वो क्या होता है। शैवाल जो आपका होता है वो स्वपोषी होता है। स्वपोषी क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होती है, और अगर
क्लोरोफिल उपस्थित होती है तब तो ये अपना भोजन पक्का बना लेगा, तब तो ये अपना भोजन पक्का बना लेगा। और जब अपना भोजन बना लेगा तो किसको दे देगा? कवक को दे देगा। अगर ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है तब तो ये अपना भोजन थोड़ा सा कवक को भी दे देगा, और जब कवक को दे देगा तो कवक भाई तो खुश हो जाएंगे और कवक खा लेंगे, है ना। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि जो आपका शैवाल होता है, ठीक है, शैवाल जो होता है वो अपना भोजन बना लेता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होती है, और क्लोरोफिल उपस्थित होने के पश्चात ये अपना भोजन बनाता है और ये स्वपोषी होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात यह आती है कि शैवाल ने तो कवक को भोजन प्राप्त कर दिया, कवक ने शैवाल के लिए क्या कर दिया? कवक ने शैवाल के लिए क्या किया? अगर वो भी शाजीवता है तो उसने भी कुछ किया होगा, बिल्कुल कुछ किया है। क्या किया है? आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो कवक भाई थे, ठीक है, जो कवक था, थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए, ठीक है, जो कवक था, अगर हम कवक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें, है ना, एक मिनट, कवक के बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो कवक को ये देखा जाता है कि कवक शैवाल की सुरक्षा करता है। कवक जो होता है वो शैवाल की सुरक्षा करता है, उसे खनिज लवण तथा जल प्रदान करता है, उसे खनिज लवण और जल प्रदान करता है। अगर आप लोग इसको देख रहे हैं तो इसको या तो शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए या तो नोट्स में लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि हम भाई थोड़ा सा रफ करने वाले हैं, बोर्ड थोड़ा सा भरा हुआ है और हमें पढ़ाना है आगे भी, है ना। इसको जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन कर लिया जाए या फिर यहाँ पे शॉर्ट स्क्रीन ना किया जाए तो आप लोग नोट कर लीजिए जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए। हमने आपको क्या क्या बताया? हमने आपको बताया कि जो शैवाल होता है, ठीक है, वो भोजन प्रदान करता है कवक को, और जो कवक होता है वो क्या करता है भाई? जो कवक होता है वो शैवाल को कवक की सुरक्षा करता है, मतलब शैवाल की सुरक्षा करता है। कौन? कवक। कवक भाई साहब जो है वो शैवाल की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। क्या समझ में आया? कि शैवाल जो होता है वो भोजन देता है और कवक जो होता है वो शैवाल की रक्षा करता है, मतलब कि उसकी सुरक्षा करता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी, आ गई होगी। आई होप कि आप सभी को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जल्दी से सीपीएस स्मार्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ लाइव पढ़ सके, ठीक है। जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ लाइव क्लास ले सके और साथ ही साथ अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सके। तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि कवक शैवाल की सुरक्षा करता है, उसे खनिज लवण और जल प्राप्त करता है तथा शुष्कता, नमी, ताप, ठंड से भी इसकी रक्षा करता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि शुष्कता, ठंड, ताप, टेम्परेचर, मतलब इन सभी से इसकी रक्षा करता है। किसकी? शैवाल की। तो इस तरह से एक दूसरे के लिए सहजीविता का उदाहरण है, क्योंकि एक दूसरे के लिए ये लाभदायक है, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ लाइकेन की प्रजातियां की, तो लाइकेन की अगर प्रजातियां के बारे में डिस्कशन किया जाए तो देख रहे हैं आपकी लाइकेन विशेषकर फ्रैक्टोज जाती है, जिस तरह हम नाम बता रहे हैं आपको कि फ्रैक्टोज जो होता है, ठीक है, फ्रैक्टोज जाती है और जो चट्टान के क्षरण करके, ठीक है, फ्रैक्टोज एक लाइकेन है, लाइकेन की जाति है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? फ्रैक्टोज है, और ये चट्टान का क्षरण करके उन्हें मृदा में परिवर्तित कर देती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका लाइकेन होता है, ठीक है, जो लाइकेन होता है वो फ्रैक्टोज की एक जाति है और ये चट्टान की क्षरण करके उन्हें मृदा में परिवर्तित कर देता है। जब इसे मृदा में परिवर्तित कर देता है तो यहाँ से लाइकेन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और जितने भी जो बचे जो लाइकेन जो थैलस के रूप में होते हैं, ठीक है, जो लाइकेन थैलस के रूप में होते हैं वो विघटित होकर कार्बनिक पदार्थ बना लेते हैं, और कार्बनिक पदार्थ बनाने के पश्चात जो चट्टान, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ बनाने के पश्चात ये चट्टान के साथ मिश्रित होकर मृदा बनाते हैं, और मृदा बनाने के बाद इसमें क्या होता है? चट्टान के साथ मिलकर ये मृदा बनाते हैं, और मृदा बनाने के बाद यहाँ पे क्या होते हैं? कई तरह के पेड़ उगने लगते हैं उसमें, क्योंकि खनिज लवण पाए जाते हैं। तो इस तरीके से कई प्रकार
बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। ठीक है, तो ये आपका हुआ प्रोसेस। अब यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा लाइकेन के, कि लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड लाइकेन के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। सल्फर डाइऑक्साइड लाइकेन के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो लाइकेन के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। अब ये जब हानिकारक होता है, ठीक है, अगर ये हानिकारक होता है तो सल्फर डाइड अगर होगा तो लाइकेन पृथ्वी पर चट्टानों पर नहीं उग पाएंगे। ठीक है, चट्टानों पर या पृथ्वी पर ये नहीं उग पाएंगे क्योंकि ये इसके लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। और साथ ही साथ ये प्रदूषित क्षेत्रों में विलुप्त हो जाते हैं। जहाँ पे ज्यादातर प्रदूषित होता है, जहाँ पे ज्यादा प्रदूषण की मात्रा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वहां पे लाइकेन नहीं होते हैं, वहां पे लाइकेन नहीं उगते हैं, क्योंकि लाइकेन जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड उसके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, हार्मफुल है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा बात करें कुछ लाइकेन, जैसे कि अभी हम आप लोगों को बताएंगे, इतना आप लोग को कंप्लीट हो गया तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी लाइकेन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी वही से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप क्लास हमारी देख रहे हैं और सीपीएस स्मार्ट क्लासेस में अगर आप आ चुके हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं बायोलॉजी का, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है और एग्जाम टीजीटी पीजीटी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इस बात का मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। और साथ ही साथ मैं आपको पूरा रिवीजन कराऊंगी। बट आप जल्दी से सीपीएस स्मार्ट क्लासेस का डाउनलोड तो करिए, ऐप तो डाउनलोड करिए, क्योंकि उसी में हम आपके लिए लाइव क्लास चलाएंगे, लाइव क्लास आपकी चलेगी और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से आप सीपीएस स्मार्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए। ओके, थैंक यू।